हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। कोई भी इंडस्ट्री लगा सकती है, मैन्युफैक्चरर्स लगा सकते हैं, ट्रेडर्स लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग या सर्विस इंडस्ट्री लगा सकती है। कोई भी जॉब कॉस्टिंग वाले, बैच कॉस्टिंग वाले, एनी प्रोसेस कॉस्टिंग वाले, एनी इंडस्ट्री कैन अप्लाई दिस टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की। पहले से ही प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं अलग अलग चीजों के, और उनको फिर एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं, जिसमें कि फिर वेरिएंसेस के कॉजेज एनालाइज करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और रिवॉर्ड्स भी देते हैं। तो बेसिकली इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एज वेल एज ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉस्ट कंट्रोल कैसे कि भाई हम लोग जो है कॉस्ट की जो है स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करके, फिर अगर हमारी कॉस्ट जो है उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती हैं, यस वी आर एबल टू कंट्रोल आवर कॉस्ट। भाई हमारा काम करने का तरीका नहीं बदला तो हमारे खर्चे नहीं बदलने चाहिए, अनलेस कि भाई हम लोग को अगर एस्टिमेट कर रहे हैं कुछ इन्फ्लेशन या कोई भी डिमांड सप्लाई का कुछ प्रेशर अगर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए हमें एस्टैब्लिश करने चाहिए स्टैंडर्ड। तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को हम लोग जो एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग इवन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट से अलग अलग मैनेजर्स हैं, जैसे परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, एचआर मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके, इवन वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन वर्कर्स की, सबकी हम लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। उनको स्टैंडर्ड्स, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करके देंगे। परचेज मैनेजर, ये रेट पे आना चाहिए ये वाला मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर, इस चीज के लिए इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए मटेरियल, इसके लिए इतने लेबर आवर्स लगने चाहिए वर्कर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस जॉब को करने के लिए। स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। एंड इसी तरीके से एचआर मैनेजर, इस रेट पे लेबर हायर होना चाहिए पर आवर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या फिर सेल्स मैनेजर, इतनी सेल्स क्वांटिटी आपकी बजटेड, इतना तो होना ही चाहिए, ये सेल प्राइस होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो है ये स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं पहले से ही, और उन स्टैंडर्ड्स को फिर एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, और उनमें अगर कोई वेरिएंसेस हैं, अगर सामने वाले ने हमें फायदा कराया है तो वो फायदे के लिए उन्हें जो है बोनस इंसेंटिव दिया जाएगा, और अगर नुकसान कराया उन्हें पेनलाइज किया जाएगा। या फिर अगर फायदा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई, डिमांड सप्लाई की कंडीशन बदल गई, इन्फ्लेशन रेट बदल गया, कुछ जो है कुछ मेजर कोई चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से फिर आप कल को अपने स्टैंडर्ड्स रिव्यू कर दो और उनको जो है फ्यूचर पीरियड के लिए रिवाइज कर दो, एज द केस में भी। तो अभी हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम में हर बार आता है। सबसे पहली चीज आप लोग देख रहे हैं पॉकेट बुक में पेज नंबर 152 पे, हियर वी गो। ओके गाइस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग वेरिएंसेस कहते हैं। जो सीए इंटरमीडिएट के लिए है एरिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के ऊपर फोकस है। दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करके उनको एक्चुअल से कंपेयर करने का है। रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पे नहीं है, वो सीए फाइनल लेवल पे है। और सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सारी चीजें हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी है, एज द केस में भी। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट की वेरिएशंस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट में भी जो है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। गाइस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस को हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले देखो, कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस। और फिर क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एज वेल एज डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस या रिवाइज यूजेज वेरिएंस। तो ये जो है हमारे वेरिएंसेस हैं जो कि हम लोगों को स्टडी करने होते हैं डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है हमारे डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का सम आता है। क्वांटिटी वेरिएंस को यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है, और प्राइस को तो प्राइस ही कहते हैं इस केस में भी। फिर अगर एक से ज्यादा तरह के मटेरियल लगते हैं तो उस केस में हमारा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस लगता है, और फिर उसी केस में फिर हम लोग जो है यील्ड या आउटपुट का वेरिएंस निकाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा मटेरियल है तो उस केस में मिक्स की वेरिएशन की वजह से भी जो है फायदा या नुकसान हो सकता है। और फिर यील्ड, दैट इज टू से कभी कितना इनपुट डाल के कितना आउटपुट निकलना चाहिए, यील्ड या आउटपुट, उसका वेरिएंस भी जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो गाइज, मैं सबसे पहली चीज, इन पांचों वेरिएंसेस को अगर आपको निकालने को आए एग्जाम में तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आपको
टेबल बना लेनी चाहिए, 8 कॉलम्स बना लेने चाहिए। सबसे पहला टाइप ऑफ मटेरियल जितने भी मटेरियल है ए बी उनका साथ में ही आप स्टैंडर्ड मिक्स भी लिख दो, एंड स्टैंडर्ड मिक्स। टेक एन एग्जांपल, ए हमारा लगेगा 60%, बी हमारा लगेगा 40%, तो वो भी लिख दो। तो ए 60% लगना चाहिए स्टैंडर्ड मिक्स, और बी जो है हमारा 40% लगना चाहिए, ये लिखा। फिर उसके बाद स्टैंड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई हमारा, ध्यान से सुनना, हमारी इतनी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूं 2 किलो लगना चाहिए 1 यूनिट फिनिश्ड आउटपुट के लिए, ठीक है? 1 यूनिट फिनिश्ड आउटपुट के लिए हमारा स्टैंडर्ड है। अब हमारा एक्चुअल आउटपुट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है 20,000 यूनिट्स, तो इसका मतलब हमारा कितना लगना चाहिए गाइस? हमारा लगना चाहिए 40,000 किलो। तो ये आ जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका 60%, दैट इज टू से 24,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया। इसका 40%, दैट इज 16,000 जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बी का हो गया। फिर इसके बाद इनके स्टैंडर्ड प्राइस लेट्स से 30 रुपीज एंड लेट्स से 10 रुपीज है, व्हाटएवर। फिर इनको मल्टीप्लाई करके आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल देंगे। इस तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी यूज, लेट्स से एन एग्जांपल 38,000 है, लेकिन इस 38,000 में लेट्स से एन एग्जांपल इन्होंने 30,000 ये लगाया और 8,000 बी लगाया, और एक्चुअल प्राइस जो है लेट्स से 30 की जगह 31 आया है, और ये 10 की जगह 8 का आया है, व्हाटएवर एज द केस में भी। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है गाइस? अच्छा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी? ये जो टोटल आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है 38,000 किलो, इसको हम रिवाइज कर देते हैं स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में, दैट इज इसका 60% और इसका 40% हम लोग यहां पर दिखा देंगे। दैट इज टू से जैसे ये 14,400 यहां पर दिखा देंगे, और फिर इसका 60% हो जाएगा 6 3 18, 18 और 8 6 48, लेट मी जस्ट सी, 6 8 4 32, ये वाला गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये जो है गाइज 4 12 12 एंड 8 4 32, 15,200 ये हो जाएगा, और ये 800 और 2 एंड 22,800, ठीक है जी, इस हिसाब से हो जाएगा। लेट मी जस्ट चेक इट आउट फॉर यू। 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू दिस 22,800। तो फिर इस हिसाब से फिर ये 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 15,200, परफेक्ट है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइज? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर आगे बारी आती है गाइस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाल सकते हो? ये जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला है, ये जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला है, इसको आप एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, इससे कंपेयर करके, या फिर जैसा भी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये हमारा जो है कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं? इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। फिर दूसरा प्राइस वेरिएंस क्या है भाई? सिंपल सी बात है, प्राइस पे परचेज मैनेजर ने यहाँ पे नुकसान करवाया, 30 की जगह 31 का लेके आया, यहाँ नुकसान करवाया, लेकिन 10 की जगह 8 का लेके आया, यहाँ फायदा कराया। तो कितने यूनिट्स पे कराया? देखो भाई, 30 की जगह 31, कितनी, 1 रुपए पर यूनिट नुकसान कराया, कितनी यूनिट्स में? एक्चुअल क्वांटिटी 30,000 यूनिट्स में, तो 30,000 रुपए का नुकसान कराया। और यहाँ 10 - 8 2 रुपए का फायदा कराया ऑन 8,000 यूनिट्स, दैट इज 16,000 का फायदा कराया। तो आप क्या कह सकते हो? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये आपका जो है परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइस वेरिएंस। फिर यूजेज या क्वांटिटी या वॉल्यूम वेरिएंस आप निकाल सकते हो, ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मटेरियल कितना यूज होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टैंड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगना चाहिए? 24,000 लगना चाहिए, 30,000 लगा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन मैनेजर की। और सिमिलरली 16,000 की जगह 8,000 लगाया है, लेकिन इसमें जो है प्राइस की वेरिएशन नहीं लेंगे, तो एक्चुअल प्राइस नहीं स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, क्योंकि यहां पर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोडक्शन मैनेजर की है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअल प्राइस महंगा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस वेरिएशन। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू हमारा स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ऐसे करके निकाल सकते हो। या फिर आप मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस के सम को भी जो है क्वांटिटी वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, जैसा मर्जी है कह सकते हो। फिर बारी आती है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस गाइस कैसे निकाला जा सकता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। देखो अब अल्टीमेटली क्या है, हम सिर्फ मिक्स की वेरिएशन देख रहे हैं, हम लोग फॉरगेट द एक्चुअल आउटपुट। हम लोग जो है इस चीज को बिल्कुल नहीं देख रहे कि हमारा
एक्चुअल आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, हम सिर्फ मिक्स की वेरिएशन देख लें। ये 38,000 एक्चुअल है, ये 38,000 हमने स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में देखा और बोला क्या ये 38,000 60-40% की प्रोपोर्शन में एक्चुअली आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मिक्स की वेरिएशन है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने मिक्स की वेरिएशन करके फायदा या नुकसान कराया हो सकता है, तो इसमें कैसे निकलता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी प्रोडक्शन मैनेजर की है, तो इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसे कहा जाता है, मैंने अभी बोला भी, टोटल एक्चुअल मिक्स जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। देन कम्स यील्ड वेरिएंस, आप कैसे निकाल सकते हो, यील्ड वेरिएंस आउटपुट के तरीके से निकाल सकते हो। तो आउटपुट वाला तरीका ये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो आपने अभी अभी ये ऊपर निकाला है, दिस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपने क्या किया, आपने एक्चुअल क्वांटिटी में मिक्स की वेरिएशन हटा दी, आपने सिर्फ यील्ड पे फोकस करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये जो है ये इनपुट वाला तरीका, सॉरी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोडक्शन मैनेजर की है, ये जो है ये हमारा रिवाइज यूजेज वेरिएंस कहलाता है। दिस इज हमारा इनपुट वाला तरीका। आउटपुट वाले तरीके से कैसे कर सकते हो, आउटपुट वाले तरीके से आप कंपेयर करो एक्चुअल आउटपुट, जैसे यहां पर हमारा इस केस में एक्चुअल आउटपुट कितना है गाइस, हमारा एक्चुअल आउटपुट मैंने आपको बोला भाई 20,000 यूनिट्स है। अब कायदे से आपके हिसाब से तो 40,000 यूनिट्स में 40,000 किलो में 20,000 यूनिट्स निकलना चाहिए, तो 38,000 में तो हमारा कितना निकलना चाहिए, देखो 2 में 1, तो उस हिसाब से हम लोग दिस डिवाइड बाय 2 kg कहते हैं। तो भाई मेरा तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो टोटल एक्चुअल मिक्स, ये टोटल एक्चुअल मिक्स है 38,000, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स। भाई ये कितना हुआ, हम कहते हैं यार देखो मेरी बात सुनो, टोटल एक्चुअल मिक्स इज 38,000 किलो और 2 किलो 1 यूनिट है, तो उस हिसाब से ये बताओ कि हमारा कितना स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स इज दिस मच 19,000 यूनिट्स। तो 19,000 यूनिट्स बननी चाहिए थी, जबकि बनी कितनी है 20,000। वाह वाह, फायदा हो गया, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो गया, गुड फॉर अस है। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ऐसे करके निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट कर सकते हो। जैसे इस सवाल में, इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ये निकला होगा, दिस डिवाइडेड बाय आप 20,000 यूनिट्स कर दोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएगा एज द केस में भी। Once you know how to calculate material variances, तो उसके बाद डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस बहुत आसानी से निकलते हैं। बस डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस जो है टोटल मिला के 6 निकलते हैं। डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस में पहला निकलता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इट इज द सम ऑफ 3 वेरिएंसेस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, इन तीनों का सम होके निकलता है। ये रेट वेरिएंस इज जस्ट लाइक हमारा जैसे वहां पर था प्राइस वेरिएंस मटेरियल के केस में, वैसा ही है। ये एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे वहां पर क्वांटिटी या यूजेज या वॉल्यूम वेरिएंस था मटेरियल का, वैसे ही है। और ये आइडल टाइम वेरिएंस एक अलग चीज है। आइडल टाइम वेरिएंस बेसिकली एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए निकाला जाता है। और जैसे वहां पर भी हम लोग जो है क्वांटिटी वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को कह सकते थे कि भाई मिक्स और यील्ड का सम है। इस तरीके से यहां पर भी डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी इज द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, या फिर अगेन इसको रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहा जा सकता है। तो डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस या एज द केस में रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, ये इनपुट वाले तरीके को हम लोग जो है कहते हैं रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस को हम लोग आउटपुट वाले तरीके को ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट, फिर मिक्स वेरिएंस गाइस, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस को इवन गैंग कंपोजिशन वेरिएंस कहते हैं या सिर्फ गैंग वेरिएंस भी कहते हैं। सो वंस अगेन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है गाइस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे करके निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे पिछले वाले में आप 8 कॉलम्स बना रहे थे, इसमें 10 कॉलम्स बनाएंगे। लास्ट के 2 कॉलम्स और एडिशनल कौन से बनेंगे, एक्चुअल, एक तो एबनॉर्मल आइडल टाइम आवर्स भी बनेगा और एक एक्चुअल आवर्स वर्कड बनेगा। तो सबसे पहले तो देखो ग्रेड ऑफ लेबर, जैसे वहां पर मटेरियल के टाइप थे, इसी तरीके से एंड उनका स्टैंडर्ड मिक्स। अगर लेट्स से आपके पास मेन विमेन बॉयज अलग अलग वर्कर्स हैं या स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो उनके आप जो है अलग अलग ग्रेड ऑफ या स्किल ऑफ लेबर जो है अलग अलग ले लेंगे और उनके स्टैंडर्ड मिक्स, लेट्स से एन एग्जांपल 50% 50% है।
ऐसे करके ये लिख देंगे। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड आस्क फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे, उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। ये होगा एक्चुअल आस्क पेड फॉर, ये होगा एक्चुअल आस्क पेड फॉर। एक्चुअल आस्क पेड फॉर में फिर जो है हम लोगों ने इसको एक्चुअल रेट पर आर से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसके बाद देखिए अगर आइडल टाइम है तो उस केस में यहां पर बीच में दो और कॉलम्स बनाइए। कौन कौन से? एक तो बनाइए एबनॉर्मल आइडल टाइम का कॉलम। एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना कितना किस किस वर्कर का लगा है, एक तो वो कॉलम बना दीजिए, ठीक है जी। एक तो कितना कितना एबनॉर्मल आइडल टाइम भाई ग्रेड ए का कितना लगा है, बी का कितना लगा है, एंड फिर टोटल कितना लगा है वो आप लिख दीजिए। दूसरा नंबर आप एक और कॉलम बनाइए, दैट इज टू से एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड कैसे निकलेगा गाइस? ये जितना भी एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है उसमें से एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर देंगे तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाएगा। इस एक्चुअल आवर्स वर्कड, इस एक्चुअल आवर्स वर्कड को ही आप रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड, ऐसे करके निकलेगा ये, ठीक है गाइस। तो ये एक्चुअल आवर्स वर्कड को रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में, एज द केस में भी। जैसे वहां कॉस्ट वेरिएंस निकल रहा था मटेरियल का, यहाँ लेबर का भी वैसे ही होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट पेड फॉर। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट पेड फॉर, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट पेड फॉर है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। ये आपका इनका जो है आपका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट पेड फॉर। ये जो है दिस विल बी कॉस्ट वेरिएंस। वंस अगेन इसको कॉस्ट वेरिएंस को कैसे निकाला जा सकता है? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को आप ऐसे भी कह सकते हो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, और एक्चुअल कॉस्ट को ऐसे कह सकते हो एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। या फिर आप इन तीनों वेरिएंस का सम भी कह सकते हो, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस। फिर रेट वेरिएंस, जैसे वहां प्राइस वेरिएंस निकलता था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पर भी इसी तरीके से होगा। स्टैंडर्ड रेट, यहां पर वेज का रेट होता है माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, जितने की भी तनख्वाह दी है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, ऐसे करके निकाल सकते हो। अब यहाँ एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, चाहे उसमें एबनॉर्मल आइडल टाइम है, चाहे आपके एफिशिएंट वाले आवर्स वर्कड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिसमें प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जो भी रेट की वेरिएशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एचआर मैनेजर की है। फिर एफिशिएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर की, एज वेल एज जो काम कर रहा है और जो करवा रहा है, वर्कर एज वेल एज उसका सुपरवाइजर या उसका जो बॉस, एज द केस में हूसोएवर इज सुपरवाइजिंग, हूसोएवर इज गेटिंग द वर्क डन। तो वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और उस हिसाब से उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड नॉट पेड फॉर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू, अगेन अब ये एफिशिएंसी में रेट की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए इसलिए एक्चुअल रेट नहीं आता, स्टैंडर्ड रेट पर आ आता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, माइंड यू यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड है, ऊपर एक्चुअल आवर्स पेड फॉर था, ये एक्चुअल आवर्स पेड फॉर है, माइंड यू दिस इज एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, राइट, एक्चुअल कॉस्ट पेड फॉर, और यहां जो है दिस इज एक्चुअल आवर्स वर्कड। क्योंकि एफिशिएंसी देख रहे हैं तो इसमें आइडल टाइम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वर्कर्स की। हो सकता है आइडल टाइम किस वजह से हुआ हो कि लेट्स से मशीन ब्रेकडाउन हो गई थी, इनकी गलती नहीं है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की है। पावर फेलियर हो गया था तो जो भी आपका पावर बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी भी ऑपरेशंस मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से टेक एन एग्जांपल, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी तो जिसने खरीदना था या जैसा भी जिसने सेफ कीपिंग करनी थी, स्टोर कीपर या परचेज मैनेजर, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हो सकता है सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि एबनॉर्मल आइडल टाइम इस वजह से हुआ क्योंकि उसे वर्कर को ढंग से टाइम पे काम नहीं दिया गया तो वो खाली बैठे रहे एबनॉर्मली, तो उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको पेनलाइज किया जाएगा। एंड अगेन इसमें स्टैंडर्ड रेट पर आर लेंगे, एक्चुअल रेट नहीं लेंगे क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेट की वेरिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की है, वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा की नहीं है। फिर आइडल टाइम वेरिएंस सिंपल है, एब्नॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्योंकि यहां पे अगेन अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की गलती, पावर फेलियर हो गया, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की गलती, जैसा भी है पावर बैकअप डिपार्टमेंट की गलती, बट यहां एक्चुअल रेट क्या है? एक्चुअल रेट पर आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कतई नहीं है, ठीक है जी। यहां कौन सा रेट आएगा? यहां आपका स्टैंडर्ड रेट पर आर आएगा, और ये हमेशा आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। तो वंस अगेन एब्नॉर्मल आइडल टाइम आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो।
फिर उसके बाद आप मिक्स वेरिएंस, दैट इज आप एफिशिएंसी वेरिएंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो इनटू मिक्स वेरिएंस। इसको मिक्स वेरिएंस को गैंग वेरिएंस या गैंग कंपोजिशन वेरिएंस भी कह सकते हैं। जैसे वहां पर मिक्स वेरिएंस निकलता था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इस तरीके से यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टोटल एक्चुअल आवर्स का मिक्स वर्कड, जितने एक्चुअल आवर्स वर्कड का मिक्स है, टोटल है, उसको आपने स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में जैसे 50-50% में बांटना है और उस हिसाब से आपने कंपेयर करना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल टोटल मिक्स वर्कड, ठीक है, माइनस हमारे एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हो। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। यील्ड वेरिएंस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आउटपुट वाले तरीके से, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स, सेम फंडा है। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल मिक्स सिमिलर तरीके से निकलेगा कि भाई टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड का जो मिक्स है टोटल है, उसको आपने कहना है कि भाई एक यूनिट कितने घंटे में, तो इतने घंटे में कितनी एक्चुअल आवर्स वर्क में कितनी, और फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वैसे ही निकालोगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो भी लेबर कॉस्ट है यहाँ, वहां पे मटेरियल कॉस्ट थी, अपॉन एक्चुअल आउटपुट, इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाएगी। या फिर इसको इनपुट वाले तरीके से भी कर सकते हो, ये आउटपुट वाला तरीका था। इनपुट वाले तरीके से कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, तो अब हमने क्या किया, जो एक्चुअल आवर्स थे उसमें मिक्स की वेरिएशन हटा दी, सिर्फ यील्ड या आउटपुट पे फोकस रह गया। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मिक्स की वेरिएशन हटा के इस हिसाब से हमने आंसर, ऑब्वियसली इन दोनों में से सेम ही आएगा। आप एग्जाम में किसी एक तरीके से करना है यील्ड वेरिएंस, अनलेस कि वो डेटा किसी एक का ही दे, जनरली आपको दोनों का डेटा दे देता है तो किसी भी एक से कर लो, बट आना दोनों चाहिए, क्योंकि कहीं एक का दे दे रिवर्स कैलकुलेशन में, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। फिर ओवरहेज वेरिएंसेस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं फिक्स और वेरिएबल ओवरहेज में। भाई टोटल ओवरहेज कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ टोटल फिक्स ओवरहेज कॉस्ट वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेज कॉस्ट वेरिएंस। अब वेरिएबल ओवरहेज कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ टू वेरिएंसेस, कौन कौन से वेरिएंसेस, एफिशिएंसी वेरिएंस एज वेल एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जैसे वहां आप बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको बजट वेरिएंस भी कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है जैसे आप वहां पर रेट वेरिएंस निकाल रहे थे ना लेबर में, उसी की तरह है, और एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे वहां आप लेबर में निकाल रहे थे ना, उसी की तरह यहां पर भी निकलता है। एंड कॉस्ट वेरिएंस, यहां पर फिक्स ओवरहेड्स आर बिल्कुल डिफरेंट, इसके 7 वेरिएंसेस इन टोटल निकलते हैं। तो पहले कॉस्ट वेरिएंस इज द सम ऑफ बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी इसे कहते हैं, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट सिमिलर, रेट की तरह से नहीं निकलेगा। और वॉल्यूम वेरिएंस इन दोनों का सम है, ठीक है जी। And then volume variance can be categorized into two parts, एक तो efficiency variance as well as capacity variance। तो efficiency and capacity दो तरीके से आप इसे कह सकते हो, और फिर capacity can be further categorized into calendar variance and revised capacity variance। तो calendar variance and revised capacity variance। सबसे पहले variable overhead variances देखते हैं। variable overhead variances, अच्छा पहले टोटल ओवरहेज वेरिएंस देख लो, सिंपल सी बात है, कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, अब यहाँ फिक्स और वेरिएबल दोनों आ गया। और वेरिएबल ओवरहेज वेरिएंस भी कैसे निकलेगी, अब यहाँ वेरिएबल ओवरहेज की कॉस्ट लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेज कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज कॉस्ट। और स्टैंडर्ड ओवरहेज कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज या तो हमें दिए होंगे या एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट पर आवर, व्हाटएवर एज द केस में। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये जो है इसे हम लोग इवन एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ओवरहेज भी कहते हैं। अगर हम ओवरहेज की लैंग्वेज में बोलें तो एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ओवरहेज भी इसको वर्ड यूज किया जाता है, रिकवर्ड ओवरहेड्स। और एक्चुअल ओवरहेज तो एक्चुअल ओवरहेज ही हैं, तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेज भी कहते हैं ओवरहेज के चैप्टर में, यहाँ हम लोग इसको कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। फिर सेकंड आता है एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग या बजट वेरिएंस। इसमें जैसे रेट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब माइंड यू यहाँ जो ये एक्चुअल आवर्स है ये एक्चुअल आवर्स वर्कड है, यहाँ पर कोई आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकलता दोस्तों। यहाँ पर जो है भाई, अगर आपके वर्कर्स आइडल बैठे हैं तो आपको उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके वर्कर आइडल बैठे हैं तो आप मशीन चला के नहीं छोड़ दोगे, आइडल बैठे तो मशीन भी नहीं चलेगी, तो वेरिएबल ओवरहेज जो उसका मोटिव पार है वो भी नहीं लगेगा, एज सिंपल एज दैट। सो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड करके निकाल सकते हो। और जैसे आप वहां पर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते थे
वैसे यहां पर भी एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा। कैसे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सिंपल है, बस यहां पर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर आवर आ रहा है, वहां लेबर रेट पर आवर पर आ रहा था। तो यहां एक्चुअल आवर्स अगेन वर्कड है माइंड यू, ठीक है जी। एबनॉर्मल आइडल टाइम के टाइम पे कोई जो है वेरिएबल ओवरहेड्स खर्च नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। फिर फिक्स ओवरहेज वेरिएंसेस गाइस 7 होते हैं। उससे पहले आप ये सारा डेटा अगर इकट्ठा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है जी। ये सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हो। अब मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि भाई आप जो है बजटेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड ये डेटा इकट्ठा कर लो। नंबर 1 बजटेड ओवरहेज निकाल लो। बजटेड ओवरहेज आपको मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में दिए होंगे। एक्चुअल ओवरहेज देख लो और सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट देख लो। ये भी ओवरहेज ही है, स्टैंडर्ड ओवरहेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर इसी तरीके से आप देख लो बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, यहां पर जो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर आप यहां देख लो बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, और यहां पर आप अलग चीज निकालोगे, वो अभी बाद में बताता हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहां पर जो है आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड रेट पर आवर और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहां पर बजटेड डेज, यहां एक्चुअल डेज, यहां पर आएगा आपका पॉसिबल आवर्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, ठीक है गाइस। ये आप डेटा इकट्ठा कर लो, देन इट्स ऑल अ किड्स प्ले। आपने इस तरीके से ये डेटा इकट्ठा करके या ये डेटा इकट्ठा करके आपने कैलकुलेशंस करनी है, व्हाटएवर। तो कॉस्ट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस तो जैसे निकलता है वैसे निकलता है। तो फिक्स ओवरहेज कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सिंपल। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। जैसे लेबर का निकलता है, जैसे वेरिएबल ओवरहेज का निकलता है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका निकलेगा। यहाँ एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। वैसे यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, बट ना दिया हो तो एक्चुअल आवर्स, ये भी ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एक्चुअल आवर्स वर्क के हिसाब से ही निकलता है, सिंपल सी बात है। एबनॉर्मल आइडल टाइम में कोई फिक्स ओवरहेज को हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते हैं एज द केस में। या फिर इसको फिक्स ओवरहेज जो है आप कह सकते हैं सम दो चीजों का, फिक्स ओवरहेज एक्सपेंडिचर वेरिएंस और जो है आप इसे फिक्स ओवरहेज बजट वेरिएंस भी कह सकते हैं, प्लस फिक्स ओवरहेज वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेज बजट वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेज वॉल्यूम वेरिएंस, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a fixed overage budget variance is very simple. Budgeted overage, budgeted fixed overage minus actual fixed overage. सिंपल कंपेयर कर लो, budgeted fixed overage minus actual fixed overage। अगर actual fixed overage ज्यादा है तो एडवर्स है, अगर actual fixed overage कम है गुड फॉर अस है, फेवरेबल है। भाई हमने बजट बनाया था 10 लाख रुपए खर्च करेंगे, 9 लाख खर्च किए फिक्स ओवरेज, गुड फॉर अस, 1 लाख का फायदा। 10,50,000 खर्च किए, बजट बनाया था 10 लाख, एक्चुअली 10,50,000 खर्च किए, 50,000 का एडवर्स नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर फिक्स ओवरहेज वॉल्यूम वेरिएंस आप आउटपुट से भी निकाल सकते हो, आर से भी निकाल सकते हो। अगर आउटपुट से निकालना है तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल सकते हो आप, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो बजटेड आउट, एक्चुअल आउटपुट अगर हमारा ज्यादा गुड फॉर अस, बल्ले बल्ले। बजट हमने बनाया था 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, बना दी 11,000 यूनिट्स, गुड फॉर अस। 1,000 यूनिट्स आउटपुट या वॉल्यूम ज्यादा हुआ, गुड फॉर अस, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। नहीं तो इसको आवर्स में भी कर सकते हैं, इस एक्चुअल आउटपुट को कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट में, उस बजटेड आउटपुट को बजटेड आवर्स, और यहां स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो अकॉर्डिंगली आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऐसे कर सकते हो, या आउटपुट से कर सकते हो। इस तरीके से एफिशिएंसी वेरिएंस तो देखो भाई हर एक केस में लेबर का, वेरिएबल ओवरहेज का, फिक्स ओवरहेज का, सबका सेम निकलता है। कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात, ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स ऑब्वियसली वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ये ऑब्वियसली एक्चुअल आवर्स वर्कड ही हैं, एबनॉर्मल आइडल टाइम को तो हम लोग भाई उसमें एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। फिर फिक्स ओवरहेज कैपेसिटी वेरिएंस, सोचो हमने बजटेड
आवर्स सोचे थे कि भाई हम इस महीने में लेट्स टेक एन एग्जांपल 12,000 लेबर आवर्स काम कराएंगे और हमने 14,000 लेबर आवर्स काम करा लिया, गुड फॉर अस। तो हमें अच्छा हो गया ना, फायदा हो गया, फिक्स एवरेज तो फिक्स ही है, तो कैपेसिटी से ज्यादा काम करने में हमें फायदा हो जाता है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स, ठीक है जी, एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअल आवर्स हमने 14,000 घंटे काम कराया, जबकि बजट हमने बनाया था सिर्फ 12,000 घंटे काम कराएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। या फिर आप इसको कह सकते हैं कैपेसिटी वेरिएंस इज द सम ऑफ रिवाइज कैपेसिटी एंड कैलेंडर वेरिएंस। अब कैलेंडर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई डेज से निकाल सकते हो। अब डेज से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सिंपल भाई, सोचो इस महीने में जून का महीना हो, अगर लेट्स से एन एग्जांपल, ये जून का महीना नहीं चल रहा बट जून का महीना हो अगर, तो जून के महीने में लेट्स से एन एग्जांपल हमारा ऐसा सिनेरियो 30 डेज है और 30 डेज में हमारे हिसाब से 25 वर्किंग डेज है, तो हमने अपने बजटेड वर्किंग डेज सोचा था कि 25 दिन काम कराएंगे, लेकिन हमने एक्चुअली 27 डेज काम करा लिया, गुड फॉर अस। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस 27 डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज 25 दिन जैसे, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वर्किंग डे। ये हम लोग इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। एक तो आप इसको डेज में निकाल सकते हो, नहीं तो डेज के हेल्प से निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसे एक्चुअल वर्किंग डेज को स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल वर्किंग डेज या पॉसिबल आवर्स में कन्वर्ट कर दो, वो बजटेड वर्किंग डेज को बजटेड आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो पॉसिबल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड आवर्स, या जैसा भी हमारे जो हमने बजट शुरुआत में बनाया था कि इतने घंटे काम करेंगे इस महीने में 25 दिन में, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो ऐसे कर सकते हो आप, पॉसिबल आवर्स, ठीक है जी, या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, ऐसे कह सकते हो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज, तो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ऐसे करके कैलेंडर वेरिएंस निकाल सकते हो। और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, भाई देखो अब कैपेसिटी वेरिएंस में एक जो है क्रिटिसिज्म है, क्या क्रिटिसिज्म है कि भाई यहां पर आपने एक्चुअल आवर्स वर्क ले लिया और कंपेयर कर दिया बजटेड आवर्स से। अब ये बजटेड आवर्स तो आपने 25 दिन के बनाए थे, जबकि आपने काम तो 27 डेज कराया, तो इससे कंपेयर मत करो ना। आप रिवाइज कैपेसिटी करते हैं कैसे, एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एंड दैट इज रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, एंड दैट फिनिशेस ऑफ this fundamental. I hope you are finding this chapter easy and interesting.